हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिफिकेशन इन टॉर्ट्स लॉ। जस्टिफिकेशंस क्या होती हैं? जस्टिफिकेशंस बेसिकली क्या होती हैं? जब भी हमारे ऊपर कोई सूट्स फाइल होते हैं, लाइक प्लेंटिफ ने कोई केस कर दिया डिफेंडेंट के ऊपर, तो वो जो सूट होते हैं, क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है डिफेंडेंट इनोसेंट होता है, उसको डिफेंस की ज़रूरत होती है, तो डिफेंस लेता है वो इनोसेंट के टाइम पे। जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट खुद से इनोसेंट होता है, उसको अपने आप को डिफेंड करना होता है कि कोर्ट में प्रूव करना होता है कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसी सब को प्रूव करने के लिए क्या लेता है, वो जस्टिफिकेशंस लेता है कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कि हाँ मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसको प्रूफ करने के लिए जो जस्टिफिकेशंस लेता है उसी को क्या कहते हैं हम, डिफेंसेस। क्या क्या डिफेंसेस वो लेगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मीनिंग ऑफ जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस होते क्या है, इसका पर्पस क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, और जनरल डिफेंसेस कौन कौन से होता है। तो ये 8 जनरल डिफेंसेस होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इन सारे आठों को हम डिफेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। लीडिंग केस लॉज, जो केस लॉज हमारे जुडिशरी के टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हमारे आफ्टर द लॉयर बनने के बाद भी, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ती है एज अ प्रेसिडेंट। और जो कि हमारे लॉ कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट है या फिर एस्पिरेंट है लॉ फील्ड में क्लैट के लिए प्रिपेयर करा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉ हर जगह पूछे जाते हैं, वो हम केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम कंक्लूजन भी देख लेंगे। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? जनरल डिफेंसेस बेसिकली क्या होते हैं टॉर्ट के अंदर। ऑफ मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई, मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट ऑल्दो आगे हम पढ़ते हैं। जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं? जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट लॉ आर द लीगल प्रिंसिपल दैट कैन बी यूज्ड बाय द डिफेंडेंट टू एस्केप। मैंने क्या बताया आपको, जो कि डिफेंडेंट के थ्रू यूज़ किए जाए। इसकी मीनिंग यही है, जनरल डिफेंसेस वही होते हैं जो डिफेंडेंट के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं? अपनी लायबिलिटी को एस्केप करने के लिए, टॉर्ट फॉर द टॉर्टियस एक्ट। ये सारी हम टॉर्ट के अंदर लायबिलिटीज, टॉर्ट के अंदर डिफेंसेस पढ़ रहे हैं। मतलब ये टॉर्ट्स के अंदर जितनी भी लायबिलिटी लगाई गई है उनको, टॉर्ट की लायबिलिटी इसके ही लिए हैं ये डिफेंसेस। ओके, तो ये डिफेंसेस है क्या क्या, ये हम आगे देखते हैं। तो समझ आ गया मीनिंग क्या है जनरल डिफेंसेस की। जनरल डिफेंसेस वही हैं बेसिकली जो डिफेंडेंट यूज़ करता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, और अपने आप को, अगर ये क्या होता है, अगर सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर देता है कोई डिफेंडेंट, ये जस्ट सक्सेसफुली प्रूफ कर देता है कि हाँ डिफेंस सही है, डिफेंस को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर देता है कोई डिफेंडेंट, तो कोर्ट उसे लायबल हेल्ड नहीं करेगा कि ना ही कोई हार्म के लिए ना ही कोई इंजरी के लिए। ये इसका फ़ायदा होता है। जो डिफेंडेंट है वो अपनी पनिशमेंट से, अपने फ़ाइन पे करने से, कंपनसेशन पे करने से बच जाता है। ये इसके फ़ायदे होते हैं, और ये हर लॉयर के लिए मस्ट है जानना। पर्पस ऑफ जनरल डिफेंसेस क्या है? पर्पस इसका बेसिकली यही है कि फेयर और जस्ट बैलेंस करता है कि लीगल राइट्स को प्लेंटिफ के और डिफेंडेंट को। ये बेसिकली इसका पर्पस ये होता है डिफेंडेंट को सही प्रूफ करना, और डिफेंडेंट को जो उस पर एलिगेशंस या जो भी कह लीजिए उस पर प्लेंटिफ के थ्रू चार्जेस लगाए गए उनसे रिलीज़ होना। ओके, कि ये होता है हमारा इसका पर्पस। अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। इसकी एप्लीकेशंस अगर हम देखें जनरल डिफेंसेस की, तो ये वेरियस सर्कमस्टांसिस में एप्लीकेबल है। लाइक डिफेंडेंट के ऊपर जितने भी, लाइक डिफॉर्मेशन का केस है, लाइक उसमें न्यूसेंस का केस है, नेग्लिजेंस का केस है, तो उसकी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग ये इसमें जो 8 डिफेंसेस बताएं उसके अकॉर्डिंग ये 8 अलग अलग सर्कमस्टांसिस में एप्लीकेबल होते हैं। तो जनरल डिफेंसेस में कौन कौन से होते हैं हमारे, एक बार फिर से देख लेते हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि द डिफेंस ऑफ कंसेंट। ओके, आगे मैं समझाऊंगी इसका मतलब क्या है अच्छे से। द रॉन्ग डूअर इज द प्लेंटिफ, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब जैसे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ईजी है, उसी तरह ये समझना भी बहुत ईजी है। बस इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है? ओके, एंड तक ज़रूर देखना है। जहाँ भी समझ ना आएगा कमेंट में मुझे एक बार बता देना। ओके, वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया क्या होता है? वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया को हम इजी लैंग्वेज में देखेंगे। वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया मीन्स जहाँ पे वॉलंटरली प्लेंटिफ एग्री करता है किसी चीज़ के लिए। मतलब प्लेंटिफ ने केस तो किया है, बट वो केस करने के लिए लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उस इंजरी जो उसे पहुंची और जो डैमेजेस उसने पहुंचा है वो उसकी खुद की एक्सेप्टेंस की वजह से हुआ है। उसने खुद ने कंसेंट दिया, वो अवेयर था कि हाँ उसे रिस्क है, लेकिन उसने फिर भी उस रिस्क को क्या किया, खुद से इनकर्ड किया, और उसे इंजरी और डैमेजेस हुए हैं। तो वहाँ पर डिफेंडेंट इस डिफेंस को ले सकता है कि यस सर, यहाँ पे इसने खुद से कंसेंट दी थी, यहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है। तो इसके एसेंशियल, अब हम इसके देख लेते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के एसेंशियल
इंग्रेडिएंट क्या है, द प्लेंटिफ मस्ट हैव द वॉलेंटरली एंड नोइंगली अज्यूम द रिस्क ऑफ हार्म और इंजरी। ठीक है, द प्लेंटिफ मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ नेचर ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क, यानी कि उस जो प्लेंटिफ हो मस्ट बी अवेयर होना चाहिए किसके बारे में, रिस्क के बारे में, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क, उस रिस्क से हो क्या सकता है, उस रिस्क का नेचर क्या है। ठीक है, और द प्लेंटिफ मस्ट हैव कंसेंटेड टू द रिस्क, और उस प्लेंटिफ ने कंसेंट भी दिया है। कंसेंट से मुझे एक और बात याद आई है जो आपको बतानी बहुत जरूरी है। कंसेंट से मतलब ये है कि आपने, मान लीजिए डिफेंडेंट ने बताया सर यहाँ मत बैठिए, यहाँ डेंजर्स का बोर्ड लगा हुआ है, डेंजर्स का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उस बोर्ड को देखने के बाद भी, उससे अवेयर होने के बाद भी प्लेंटिफ ने क्या किया है, उसे ना हाँ किया ना किया, उस एक्ट को कर दिया उस, और फिर उसे इंजरी हो गई, यानी कि उसने कंसेंट दी नहीं, मुंह से बोला नहीं, वर्बल कंसेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी उससे वो इंजरी गई है, तो वो उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा, डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इसके आगे हम देखेंगे इसकी एक इलस्ट्रेशन जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, जो ये प्रोफेशनली एक रेसलर था, उसको नॉलेज थी रिस्क की, लेकिन वो ड्यूरिंग द मैच उसे इंजरी सफ़र हो गई। अब इसमें क्या होगा, उसको कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा क्योंकि उसे वॉलंटरली, उसको पता था कि यहाँ पे उसने वॉलंटरली खुद रिस्क को और डैमेजेस को खुद से इनकर्ड किया है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो आता है, इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, इसको डबल स्टार मार्क कर लो, जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से ही बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, और ये आपको पेपर में लिख के ही आना है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, उस केस का नाम क्या है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस में हुआ क्या था, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसमें क्या हुआ था, प्लेंटिफ जो है वो जाता है रेसिंग क्लब, किस लिए, रेस देखने, वो जाता है रेस देखने ऑटो रेसिंग क्लब में। ये हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड के केस में हुआ क्या था, इसमें बेसिकली ये हुआ था, ये जो पर्सन है प्लेंटिफ हमारा जाके फ्रंट सीट पे बैठ जाता है रेसिंग क्लब पे, ये रेस देखने जाता है, कार की रेस देखने जाता है, वहाँ पे जाके फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। इसको गार्ड अवेयर करते हैं कि सर यहाँ पे रिस्क है, अब हो सकता है आपको कोई इंजरी हो जाए, हो सकता है किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए, आपकी इंजरी हो जाए, लेकिन जो हमारा प्लेंटिफ है वो इस पर ना ही कोई हाँ करता ना करता, साइलेंस दिखाता है अपना। साइलेंस ही क्या होता है, हमारा कंसेंट होता है, ये वहाँ पे कंसिडेंटली बैठ रहता है, और इसको क्या होता है, एक दो कार का एक्सीडेंट होता है और उसका एक पार्ट, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसका एक पार्ट उड़ के आता है, कार का एक पार्ट उड़ के आता है और आके प्लेंटिफ की आंख में लग जाता है, और इसको इंजरी होती है। ये इंजरी फिर जाके कोर्ट में डैमेजेस क्लेम करता है, किससे, ऑटो रेसिंग क्लब से डैमेजेस क्लेम करता है, लेकिन वहाँ पे कि डिफेंडेंट प्रूफ कर देता है कि उसने वॉलंटरली उस इंजरी को वेलकम कहा है, और फिर कोर्ट प्रूफ करता है कि हाँ यहाँ पे डिफेंस लगेगा वॉलंटरी नॉट विद इंजरिया का। ये केस लो था। और दूसरा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए अभी के अभी, ये भी जुडिशरी में पूछा गया था। इसमें नाम है पद्मावती वर्सेस दुग्गेनिका। इसमें क्या हुआ था, केस लो में ये दुग्गेनिका जा रहा होता है रोड से, पद्मावती मांग के लिफ्ट। अब क्या होता है, प्लेंटिफ बैठ जाते कार में, और फिर आगे जाके नॉलेज ऑफ रिस्क तो था, अगर आप गाड़ी में बैठे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसमें हो जाता है ब्रेक फेल, गाड़ी को हो जाता है ब्रेक फेल, वहाँ पे क्या होता है, इसको एक्सीडेंट हो जाता है कार का, और एक्सीडेंट होने के बाद पद्मावती को लगती है काफ़ी सारी चोट, इसको हो जाती है इंजरी। तो ये जाके कोर्ट में क्लेम करता है कि सर मुझे इंजरी हुई है, अब मुझे डैमेजेस चाहिए। तो वहाँ पे ये जो डिफेंडेंट होता है प्रूफ कर देता है कि हाँ ये जो रिस्क था ये मेरी वजह से नहीं हुआ, और नॉलेज ऑफ रिस्क प्लेंटिफ को भी था। तो प्लेंटिफ को जब नॉलेज ऑफ रिस्क था, वहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट नहीं बनती, तो इसको हेल्ड लायबल नहीं किया जाता, डिफेंडेंट रिलीज हो जाता है। ओके, इसमें हो गया ये केस लो। बाकी आप देख लेना, ये नोट्स बिल्कुल वैलिड है, अगर आपको पेपर में ये इसी पर्पज से नोट्स बनाया गया है कि आपको एग्जाम में लिखने में ईजी रहे और आपको कोई भी इशू ना हो, और बाकी नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आपकी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप पूरा ये लिख सकते हो बिल्कुल एज इट इज़, आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे, फुल मार्क्स ही मिलेंगे अगर आप ऐसे ही लिखते हो विद केस लो और इलस्ट्रेशंस। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिफेंस। अगला डिफेंस हमारा क्या है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर मतलब जहाँ पे एक्ट ऑफ प्लेंटिफ भी रॉन्ग हो, जहाँ पे मतलब डिफेंडेंट ने तो रॉन्ग किया बट वहाँ पे प्लेंटिफ का भी रॉन्गफुल एक्ट इन्वॉल्व था, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी रॉन्गफुल एक्ट प्लेंटिफ ने भी किया है, उसी को क्या कहते हैं, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इंजरी तो हुई है प्लेंटिफ को, लेकिन उसका खुद की भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, उसने रॉन्गफुल एक्ट खुद भी किया है। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट हम देख लें, द प्लेंटिफ मस्ट हैव कंट्रीब्यूट टू द हार्म इंजरी सफर्ड। ओके, मैंने आपको बता दिया प्लेंटिफ भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए हार्म और इंजरी में। द प्लेंटिफ कंट्रीब्यूट टू हार्म मस्ट बी सिग्निफिकेंट। ओके, ये भी हमने देख चुके हैं। अब इसमें हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन में क्या है, एक टॉम होता है और एक माइक होता है। टॉम और माइक जो होते हैं, टॉम जो है रॉन्ग साइड यानी कि को लाइट्स पे अपनी कार को ड्राइव कर रहा होता है, जो फुटपाथ टाइप होते हैं रोड साइड पे अपनी, मतलब रॉन्ग साइड पे अपनी कार को ड्राइव कर रहा होता है। माइक भी सेम वही कर रहा होता है। अब इन दोनों का कार का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है।
तो ये दोनों ही क्या है, रॉन्ग साइड पे चल रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, कार का एक्सीडेंट हो चुका। अब ये जाता है, टॉम क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता टॉम क्लेम? क्योंकि ये दोनों ही रॉन्गफुल एक्ट कर रहे थे। टॉम को इंजरी हुई है बट वो क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज वो भी कंट्रीब्यूट किया, उसने भी खुद भी ने भी रॉन्ग किया है। तो इस वजह से वो कोर्ट उसे कहेगा कि भैया आपने भी, आपकी साइड से भी रॉन्गफुल एक्ट किए गए हैं, तो आप प्लीज़ डैमेजेस ना मांगे तो ही बेहतर है। ओके, इसमें क्या है, आगे हमें मजाक की बात करी थी लेकिन होता ऐसे ही है। अब इसमें आगे हम देखते हैं वर्ड वर्सेस होलब्रुक। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, इसको भी जल्दी से फटाफट से स्टार मार्क कर लो, अच्छे से समझ लो, रट लो। वर्ड वर्सेस होलब्रुक, इस केस में हुआ क्या है वो हम देख लेते हैं। इस केस में हुआ क्या था, ये जो प्लेंटिफ होता है उसने स्प्रिंग गन्स बिछा रखी होती है अपनी लैंड पे ताकि कोई ट्रेसपास ना करे। उसमें डिफेंडेंट क्या होता है, डिफेंडेंट का हिरन जो है भग के उसकी लैंड पे आ जाता है, किसकी, प्लेंटिफ की। तो अब क्या होता है उसका, अभी इसको पकड़ने के लिए डिफेंडेंट भी उसके पीछे पीछे आ जाता है हिरन को पकड़ने के लिए। अब पीछे पीछे जो आता है डिफेंडेंट, उसके क्या होता है, ये स्प्रिंग गन्स लग जाती है, उसको इंजरी हो जाती है स्प्रिंग गन्स की वजह से। अब वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं है, स्प्रिंग गन्स लगाई हुई कोई नोटिस बोर्ड नहीं। अभी जाता है कोर्ट के पास क्लेम करने कि अब क्लेम करने कौन जाता है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्लेम करने कौन जाता है, प्लेंटिफ की। इसने मेरी लैंड पे ट्रेसपास किया है। ट्रेसपास का केस बनाता है कौन, प्लेंटिफ। लेकिन उसका फिर डिफेंडेंट से प्रूव करता है कि सर इसके पार्ट में भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, क्योंकि वहाँ पे इसने स्प्रिंगल्स लगाई हुई थी और जिसका कोई नोटिफिकेशन बोर्ड था ही नहीं। वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन लगा ही नहीं थी कि हाँ, कोई बोर्ड लगा देता, साइन बोर्ड, कि यहाँ पे ट्रेसपास करोगे तो आपको ये वाली इंजरी होगी, यहाँ पे स्प्रिंगल्स लगाइए, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नोटिस नहीं था। तो कोर्ट कहता है कि प्लेंटिफ भी रॉन्ग डूअर है यहाँ पे, इसलिए डिफेंडेंट को हेल्ड लायबल नहीं किया जाएगा, उसने कोई ट्रेसपास कमिट नहीं किया। वो ओके, केस में होता है। इस केस में ये मैंने आपको बता दिया, आप बाकी लिख लेना फैक्ट इशू बना के इसके। फिर देखते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, सिचुएशन बियॉन्ड द ह्यूमन एक्शन से बियॉन्ड होती है। ऐसी सिचुएशंस जो कि फोरसीन नहीं होती, जो अनफोर्सिएबल होती है। अनफोर्सिएबल यानी कि उन सर्कमस्टांसिस को हम कंट्रोल करना चाहें, उस सिचुएशन पे हम कंट्रोल पाना चाहें लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसको हम आगे समझते हैं। पहले इसके एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, द हार्म और इंजरी सफर्ड वॉज नॉट फोर्सिएबल। जो हार्म और इंजरी हुई है वो फोर्सिएबल नहीं है। ओके, अगला क्या है, द हार्म और इंजरी सफर्ड वॉज ड्यू टू अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसिस। मतलब जो सर्कमस्टांसिस थे अनफोर्सिएबल थे, आउट ऑफ कंट्रोल थे। ओके, अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन बड़ी अच्छी सी है, आपको इससे एकदम से समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन ये है, अ ब्रांच ऑफ ट्री। मतलब कि क्या होता है, इसमें ट्री गिर जाता है कार पे। अब जो कार होती है वो होती है प्लेंटिफ की कार पे गिर गया। अब भाई ट्री गिरा है, अब वो जिस ओनर ऑफ द कार, ट्री गिरा किस पे, कार पे। अब कार पे गिरा, कार को मतलब टूट फूट गई कार, उसकी कार पूरी डैमेज हो गई है। अब ये क्या, और जो ओनर ऑफ द कार है वो जाके ये कह सकता है डिफेंडेंट से कि हाँ आपके, द ओनर ऑफ द ट्री से ये जाके कह सकता है कि आपकी ट्री की वजह से ऐसा हुआ। वो तो सिंपल यही कहेगा ना भाई, जो वहाँ पे वो जो सर्कमस्टांसिस थे वो अनफोर्सिएबल थे। तो यहाँ पे अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसिस को देखा जाएगा और कहा जाएगा कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है, क्योंकि उसके कंट्रोल में था ही नहीं वो सिचुएशन। ओके, आगे देखते हैं हम। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए अभी के अभी। स्टैनले वर्सेस पोवेल। इस केस में होता क्या है, प्लेंटिफ दो दोस्त होते हैं, वो जाते हैं शिकार पे, शिकार करने जाते हैं, हंटिंग। क्या होता है, ये गन से शूट करते हैं और जो इसकी बुलेट होती है वो निकल के जाके लगती है पेड़ पे, लेकिन पेड़ से वो टकरा के सीधा बाहर नहीं होती, पेड़ से टकरा के आ जाती है प्लेंटिफ के ऊपर। मतलब अज्यूम करो कि गोली मारी और वो उसकी बुलेट जो है निकल के गन में से निकल के जाके लगी पेड़ पे, पेड़ से रिफ्लेक्ट होके लगी प्लेंटिफ के लगने के बाद हो गया प्लेंटिफ डेड, बिल्कुल ख़त्म। तो यहाँ पे देखा जाता है, कोर्ट ये कहता है कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ब्लड निकल के पेड़ पे लग के डायरेक्ट प्लेंटिफ के लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो वो सर्कमस्टांसिस है अनफोर्सिएबल है, यानी कि उनको कंट्रोल नहीं हो सकता। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं एक्ट ऑफ गॉड। ये भी वेरी इंटरेस्टिंग डिफेंस है, इसलिए मतलब बहुत बार यूज़ भी किया जाता है, ये बहुत अच्छा के वो है डिफेंस। तो एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड यानी कि नेचर सर्कमस्टांसिस, यानी कि नेचर्स एक्टिविटी। कुछ ऐसा नेचर नहीं, क्या लंबा एक मान लो हैवी रेनफॉल हो गई, थंडरिंग हो गई, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को कोई इंजरी हो गई है, उस सबको क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ गॉड, जो बियॉन्ड द पावर ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन कंट्रोल की बिल्कुल बियॉन्ड है। तो ये समझ आ गया आपको। अब इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। इसके एसेंशियल्स क्या क्या है, द हार्म और इंजरी सफर्ड वॉज ड्यू टू नेचुरल इवेंट बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ओके, जो मतलब हार्म और इंजरी सफर्ड हुई है वो क्या है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, वो नेचर इवेंट है। ओके, अब क्या अगला क्या है, द डिफेंडेंट कुड नॉट प्रिवेंटेड द हार्म और इंजरी।
समझ आ गया यहाँ तक। अब हम इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या हुआ, एक फ्लड आ गया है, उसकी वजह से डैमेज हो गया प्रॉपर्टी पे। अब जिसकी प्रॉपर्टी पर डैमेज हुआ है, मान लीजिए ऐसा बिहार में ज़्यादा होता है कि फ्लड आ जाता है, जिसके प्रॉपर्टी वहाँ हो जाता है, तो वहाँ के लोग जाके गवर्नमेंट को ये तो नहीं कह सकते कि हमारे फ्लड हो गया है, हमें आपकी और हमें प्रॉपर्टी वापस चाहिए, हमें डैमेजेस चाहिए गवर्नमेंट से, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये नेचर इवेंट है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ओके, फिर इसमें केस लॉ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे बिना कहे, क्योंकि जो भी मैं केस लॉ बता रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जस्टिफिकेशंस में। ये क्या है, निकल्स वर्सेस मार्शलैंड। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ की लैंड पे फ्लड आ जाता है, किसकी वजह से, डिफेंडेंट की आर्टिफिशियल लेक की वजह से। यानी कि डिफेंडेंट जो है उसकी एक आर्टिफिशियल लेक होती है जिसमें कि पानी भरा हुआ होता है, बिजनेस पर्पज से उसने बनाई होती है कि हाँ मैं अपने कारखाने को चलाने के लिए यहाँ पे पानी इतना मुझे चाहिए, तो स्टॉक करके रखता है उस लेक के अंदर। फिर लेकिन एक रात को क्या होता है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होने की वजह से सारा पानी बह बह कर कहाँ चला जाता है, प्लेंटिफ की लैंड पे। प्लेंटिफ लैंड पे चला जाता है, प्लेंटिफ की लैंड पे भी क्या होता है, कहते हैं ना कंपनी में माल यूज़ होता है फॉर द रॉ मटेरियल, उसके रॉ मटेरियल पूरा ख़राब हो जाता है, रॉ मटेरियल ख़राब हो जाता है, वो जाता है डैमेजेस क्लेम करता है सरकार से, कोर्ट में जाके डैमेजेस क्लेम करता है कि मुझे डैमेजेस देगा, तो कोर्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड है, हैवी रेनफॉल की वजह से हुआ है, इसमें कोई डिफेंडेंट लायबल नहीं है। ओके, फिर इसके आगे हम देखते हैं प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, देखो ये जो मैं बता रही हूँ ये सारे जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे समझना, अपना टॉट का बेस क्लियर करके चलना। अगर आप एस्पिरेंट है क्लैट के या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक, तो अच्छे से समझिए। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस वो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट डिफेंस हर जगह यूज़ किया जाता है। कुछ कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं, मर्डर केस होते हैं, जो अच्छे लॉयर होते हैं ना, वो उस मर्डर केस को केस में प्रूव कर देते हैं, डिफेंस में प्रूव कर देते हैं, प्राइवेट डिफेंस में ला देते हैं और अपने डिफेंडेंट को बचा लेते हैं। तो ये क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस पहली बात तो ये एकदम से ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरे ऊपर अटैक होने वाला है और कल मैं जाके प्राइवेट डिफेंस के नाम पर उसके सामने वाले को मार दे रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सडनली होना चाहिए। सडन मतलब सेल्फ डिफेंस होता है एक टाइप का, और जो कि सडनली और इमीडिएटली लिया जाता है। ये नहीं कि आज मुझे वो मारने आ रहा है, मैंने रियलाइज करा कि हाँ मुझे तो मारने आ रहा था और मैंने उसे कल जाके मैंने उसे मार दिया, ऐसे थोड़ी होता है। वो अगर आपको अभी मारना रहा, अपनी जान बचाने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस में आपने आके और अपने डिफेंस के लिए, अपने या अदर पर्सन के डिफेंस के लिए आपने उस पर कोई इंजरी उसे पहुंचाई है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। ओके, इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं हम। प्राइवेट, द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस और डिफेंस ऑफ अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी। ओके, सेल्फ डिफेंस होता है या फिर डिफेंस होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, द डिफेंडेंट्स एक्शन मस्ट हैव बीन नेसेसरी टू प्रिवेंट हार्म और इंजरी। अब ये एक्शन लिया किस लिए जाता है, अपने आप को, ये नेसेसरी होता है लेना। अगर वो प्राइवेट डिफेंस ना करे, अपने आप को डिफेंस ना करे, अपने आप को ना बचाए, तो उसको इंजरी हो सकती है। इस भय से, इस डर से वो प्राइवेट डिफेंस का ग्राउंड यूज़ कर सकता है और सामने वाले को इंजरी दे सकता है। ओके, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन इसकी। जैक सीज अ पर्सन assaulted his friend and ही इंटरवेंस टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड, जैक कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी। देखो क्या होता है, जैक को लगता है कि उसके दोस्त पे खतरा है और वो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बंदे पे इंजरी कर देता है, तो उसको हेल्ड लाइबल नहीं किया जाएगा किसके लिए, किसी भी इंजरी और किसी भी डैमेजेस जो उसको इनकर्ड हुए हैं उसके लिए। अब इसके अंदर बर्ड वर्सेस होलब्रुक वेरी इंपॉर्टेंट केस लो आता है, ठीक है, बर्ड वर्सेस होलब्रुक, इसके अंदर ये केस लो है, ये वाला केस लो है। फिर उसके बाद एक केस लो है रमनुजा वुदाली वर्सेस एम गगन। द डिफेंडेंट हैड laid a network of live wires on their land which caused serious injuries to the plaintiff who crossed the land at night without notice. The court held that the defendant liable for the action as the use of live wires was not justification. समझ आया ये बात, इस मतलब प्राइवेट डिफेंस नहीं दिया गया था, इस केस में प्राइवेट डिफेंस नहीं दिया गया था। अब हम देखते हैं मिस्टेक। अगला हमारा जस्टिफिकेशन क्या है, मिस्टेक क्या होता है वो हम देखते हैं। मिस्टेक हमारा होता है एक देखो, मिस्टेक हम समझते हैं गलती किस तरीके की हो सकती है, दो तरीके की। एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्या होती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है और दूसरा क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ये दोनों होती हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, दोनों ही बहुत अलग चीज़ है। अलग चीज़ कैसे है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी आंसरेबल बिफोर द कोर्ट बट
मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी आंसरेबल बिफोर द कोर्ट। कैसे? लॉ ये नहीं, देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है, मान लीजिए आप, मेरे घर में शाम को चोरी हुई, ठीक है, चोरी करी पर्सन ए ने, लेकिन मैंने घर के बाहर से भगते हुए देखा आपको, मैंने कोर्ट में जाके कह दिया कि हाँ आपने मेरे घर से चोरी की है, लेकिन करी किसने थी चोरी? मिस्टर ए ने। अब ये आपने किसी भी तरह, आप बने डिफेंडेंट, आपने किसी भी तरह ये प्रूफ कर दिया कि चोरी मैंने नहीं, मिस्टर ए ने की है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैंने फैक्ट ही गलत समझा। अब लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? मिस्टेक ऑफ लॉ जो है हमारा, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, मान लीजिए आपको पता है, सबको पता है कि रेड लाइट क्रॉस करना एक क्या है? ऑफेंस है, ठीक है। रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते आप, रेड लाइट जंप नहीं कर सकते, आपने की, लेकिन आपको आगे जाके ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया कि आपने रेड लाइट जंप किया। आपने कह दिया ओ सर हमें तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट जंप करना ये क्राइम है या फिर ऑफेंस है। आपको क्या ये जस्टिफिएबल है? आपको कहेगा लॉ कि हाँ आपको नहीं पता था, चलो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, पता करके आना फिर छोड़ दो? नहीं, लॉ क्या मानता है कि आपको सब कुछ पता है, मिस्टेक लॉ के बारे में सब पता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं क्या इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? द डिफेंडेंट मेड एन ऑनेस्ट मिस्टेक। अब देखो मिस्टेक जो बनती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है? गुड फेथ से होनी चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। द मिस्टेक वॉज नॉट इंटेंशनल, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप कह तो रहे कि हाँ मेरे से गलती हुई है, लेकिन आपने पूरी षड्यंत्र रचा हुआ है कि हाँ मुझे ऐसे करना है, पूरी प्लानिंग इंटेंशन सब कुछ है, तो मिस्टेक के अंदर कवर नहीं होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं एक केस लॉ। ये केस लॉ है मॉरिसन वर्सेस रिची एंड कंपनी, ठीक है। क्या है इसमें? द डिफेंडेंट मिस्टेकनली पब्लिश्ड अ स्टेटमेंट दैट द प्लेंटिफ हैड बिट। बट देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ये डिफेंडेंट होता है, क्या करता है, ये पब्लिश कर देता है मॉरिसन के बारे में कि इसके ट्विंस ने बर्थ लिया है, अभी ट्विंस ने बर्थ लिया है, ये माँ बनी है, और बल्कि होता क्या है, वो सिर्फ अभी वो 2 महीने हुए थे उनकी शादी को, लेकिन उसमें क्या होता है, उनकी शादी को 2 महीने हुए लेकिन उसने पब्लिश कर दिया कि इनके ट्विंस हुए हैं, तो यहाँ डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लेंटिफ केस करता है किसका? डिफॉर्मेशन का। टॉर्ट के अंदर आकर डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे वो डिफेंस लगाता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है कि ये गुड फेथ, क्योंकि भाई उसने तो खुशियाँ बांटनी चाहिए, उसका गुड फेथ था, यहाँ पे कोर्ट देखता है कि उसका गुड फेथ था, उसे मिस्टेक हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको गलत प्रूफ करके उसको हेल्ड लायबल नहीं किया जाता। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट डिफेंस क्या है? नेसेसिटी। नेसेसिटी आप नाम से समझ गए होंगे, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेसेसिटी मीन्स जहाँ पे हमारी बिल्कुल नेसेसिटी हो जाती है, बिल्कुल ज़रूरत है, हमें वो एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कुछ भी हार्म हो सकता है। नेसेसिटी बन जाती है, हमको एक्ट करना पड़ता है, ठीक है, चाहे उससे इंजरी भी हो सकती है, नेवर मैटर, बट उसको नेसेसिटी बन जाती है। लाइक अब मैं इसका आपको इलस्ट्रेशन समझाऊंगी, लेकिन अभी हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। द डिफेंडेंट्स एक्शन वर नेसेसरी टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म और इंजरी। मतलब वो एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर वो एक्ट ना किया जाए तो क्या हो सकता है, उसको ग्रेटर इंजरी हो सकती है और हार्म हो सकता है। ओके, ये समझ गए आप? The defendant action were not disproportionate to the harm or injury prevented. Okay, समझ गए आप? इसके आगे हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। अ फायर फाइटर ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू पुट आउट अ फायर कॉजिंग डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी, हाउएवर द फायर फाइटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। मतलब फायर फाइटर घर में घुस गया किसी का, उसने गेट वेट तोड़ दिया और उसने आग बुझाने के लिए घर में घुस गया। अब वो ये तो नहीं कहेगा ना कि ट्रेसपास किया मेरे घर में, तो ये कह ही नहीं सकता प्लेंटिफ कि उसने ट्रेसपास किया, क्योंकि कोर्ट कह देगा नेसेसिटी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आपकी क्या पता पूरे घर को आग लग जाती, तो ग्रेटर हार्म हो सकता था, इसलिए आपके घर में ट्रेसपास ये नहीं माना जाएगा, ट्रेसपास के लिए वो हेल्ड लायबल नहीं होगा। वैसे इस केस लॉ में हुआ था। केस लॉ कौन सा है? कार्टर वर्सेस थॉमस। ये बड़ा अच्छा केस लॉ है, इसको बड़े अच्छे से समझना। कार्टर वर्सेस क्या होता है, जो उसकी नेबर है, आपके घर बराबर में नेबर में क्या होता है, वो प्लेंटिफ होता है, उसके घर में आग लग चुकी होती है, तो उस आग को बुझाने के लिए क्या होता है, डिपेंडेंट घुस जाता है उसके घर में की आग बुझाने के लिए, लेकिन वो नेसेसिटी थी। अगर वो आग ना बुझाता तो क्या होता है, उसको ग्रेटर हार्म हो सकता था, लेकिन वो कोर्ट में जाके कहता है कि ये ट्रेसपास हुआ है मेरे घर का, अब मुझे इससे डैमेजेस चाहिए, लेकिन कोर्ट प्रूफ क्या करता है, नहीं वो नेसेसिटी थी, अगर वो ऐसा ना करता तो आपको ग्रेटर हार्म हो सकता था, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होता है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है जहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो, लाइक गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो और उस एक्ट को कर रही हो, तो उसके अगेंस्ट हम वो डिफेंड कर सकती है। अब मान लीजिए आपके घर के बराबर में कोई
रेलवे बन रहा है, आपने रेलवे की रेलवे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे, पटरियाँ बन रही है, तो धप 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 और टन 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 की आवाज़ आ रही है आपको सुबह शाम, आपके रेलवे के बराबर में आपका घर है। तो वहाँ पे क्या आप न्यूसेंस अगर फाइल करते हो, न्यूसेंस शूट करते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वहाँ पे उसको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। बेसिकली प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ को कह देते हैं हम क्या, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, ठीक है। यही है हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड। इस केस में यही हुआ था कि रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वहाँ पे यही सब है, ये आप केस लॉज देख लीजिएगा। ओके, इसके कंक्लूजन यही है, केस लॉ यही होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज की। कंक्लूजन देखते हैं, जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट लॉ प्रोवाइड डिफेंडेंट विद द लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट देयर लीगल राइट्स एंड इंटरेस्ट, हाउएवर इट इज एसेंशियल टू नोट दैट द एबिलिटी एंड इफेक्टिवली, मतलब कंक्लूजन में यही है, जनरल डिफेंसेस वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डिफेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जस्ट उनमें एक बैलेंस बनाने के लिए, लीगल राइट के ऑफ प्लेंटिफ और लीगल राइट ऑफ डिफेंडेंट के एक बैलेंस क्रिएट करता है हमारे कौन, ये डिफेंसेस बताते हैं कि हाँ डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं थी। अगर डिफेंडेंट अपने पॉइंट पे गलत नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हेल्ड लायबल किया जा रहा है, तो वहाँ पे अपने डिफेंसेस को एक्वायर कर सकता है और कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकता है कि हाँ ये सब डिफेंसेस है, ये सब सर्कमस्टांसेस है, इनकी वजह से ऐसा हुआ था। तो हमने आज अपने 8 डिफेंसेस देख लिए हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और ये नोट्स वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, एंड आपको मैंने समझा दिया, अब तो सारे नोट्स समझ ही आ गए होंगे, और ये सारे एक एक करके मैंने 8 डिफेंस आपको समझा दिया है। तो आई होप सो ये करने में बहुत मेहनत लगी है, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको अच्छा लगा हो। लाइक एंड